हाइपोथेसिस ही है, या फिर इसके क्या बोलते, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कॉन्सेप्ट। देखो अभी तक हम लोगों ने जो बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था, बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहा है, ये क्या था, इसका इलेक्ट्रॉन का क्या था, पार्टिकल नेचर। ये आपके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर। लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर के बारे में कुछ बता सकते हैं नहीं। देखो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर के बारे में सोचना ऐसे आया कि उस समय आइंस्टाइन का थ्योरी आ गया था। उन्होंने बोला था जितना भी लाइट जो होता है ये बोथ पार्टिकल एज वेल एज मैटर नेचर शो करता है। मतलब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइंस्टाइन, यानी कि आइंस्टाइन का थ्योरी आने के बाद, कि जितना भी लाइट पार्टिकल है ये आपका ड्यूअल नेचर शो करता है। तो उसी थ्योरी के बेसिस पे, मतलब अकॉर्डिंग, मतलब आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आइंस्टाइन, डी ब्रोगली ने क्या प्रपोज किया, डी ब्रोगली प्रपोज, हेलो हेलो आवाज आ रहा है क्या, हेलो, डी ब्रोगली प्रपोज किया क्या था, वे इलेक्ट्रॉन हैज both particle as well as wave nature। तो इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल और वेव नेचर दोनों ही प्रेजेंट है। ये था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ क्या था, लाइट, आइंस्टाइन के जो लाइट के बारे में बोला कि जितना भी लाइट पार्टिकल, मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, इस साथ में उसमें वेव नेचर भी प्रेजेंट होता है। उसी के बेसिस पे डी ब्रोगली ने भी क्या बोला, इलेक्ट्रॉन आल्सो बिहेव्स एज अ बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। और इवन इसी के बाद, यही थ्योरी आने के बाद अपने पास एक और न्यू थ्योरी का स्कोप बना, दैट इज वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ वेव मैकेनिकल थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया, जितना भी टाइनी पार्टिकल्स है, ऑल टाइनी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इवन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूक्लियस बोल सकते हो, एंड इवन एटम्स shows both particle as well as wave nature। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला, तो यहाँ से उन्हें क्या बोला कि जितना भी टाइम, मतलब यानी कि कहने का सिंपल मतलब था, अगर कोई भी माइक्रो पार्टिकल्स है जिसका साइज काफी छोटा है, क्या बोलोगे, कोई भी माइक्रो पार्टिकल्स जो है जिसका साइज छोटा है, वो क्या करता है, अगर हाई स्पीड से मूव करता है। क्या, अगर कोई टाइनी पार्टिकल्स है जिसका साइज काफी छोटा है और अगर काफी हाई स्पीड से मूविंग होता है, तो उसमें पार्टिकल नेचर तो होता ही है, साथ में उसमें कुछ वेव नेचर भी प्रेजेंट होता है। क्लियर, यानी कि इस थ्योरी का हाइपोथेसिस किस बेसिस पे था कि अगर, चूंकि देखो फोटॉन्स क्या था, काफी नेग्लिजिबल पार्टिकल था, बताते थे ना, फोटोन का रेस्ट मास हम लोग 0 कंसीडर करते हैं, यानी कि काफी टाइनी पार्टिकल्स जब लाइट के स्पीड से मूव किया था तो उसमें क्या आया था, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। दैट मींस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या डिस्कवरी किया, इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या था लगभग, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, 2.18 into 10 power 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये काफी ह्यूज क्वांटिटी है, मतलब इसका भी स्पीड काफी हाई है और साइज भी इसका काफी नेग्लिजिबल होता है। तो ये साइज तो इलेक्ट्रॉन का डिसाइड करना डिफिकल्ट है, हाँ, लेकिन मास का अगर बात करो तो क्या बोलोगे, 9.1 into 10 power -31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, 9.1 into 10 power -31 kg, जो कि एक नेग्लिजिबल मास है। तो वहां पर देखो ये नेग्लिजिबल मास है, काफी हाई स्पीड से मूविंग है, तो यहाँ पे भी टेंडेंसी होगा कि ये पार्टिकल नेचर तो शो करेगा ही,
साथ में इसमें वेव नेचर का भी प्रेजेंस होगा। तो इसी के बेसिस पे डी ब्रोगली ने बोला था कि जब भी कोई, और इसी मतलब उनका ये कंफ्यूजन के बाद आया था वेव मैकेनिकल थ्योरी, जो क्या बोला था, कोई भी जो माइक्रो पार्टिकल्स है, लाइक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, इवन एटम्स का साइज भी माइक्रो पार्टिकल्स के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। तो all particles if moving with very high speed, then it shows particle as well as wave nature, particle as well as wave nature। क्लियर? ये सर ये टर्म्स क्या क्लियर है सबको? हाँ हेलो सर, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड है वो? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एंड इवन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और इवन एटम्स shows both particle as well as wave nature। क्लियर? सो तो ये तो हो गया अपने पास कौन कौन सा पार्टिकल शो करेगा। और हाइपोथेसिस था क्या? तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था, बोला था इफ अ मास पार्टिकल, if a mass particle m having a speed v, अगर कोई मास पार्टिकल m है उसके पास v स्पीड है, then wavelength associated with that particle, then wavelength associated, मतलब अगर वेव है तो उसमें वेवलेंथ आएगा, वेवलेंथ एसोसिएटेड with that particle is given by lambda equal to h by mv। यानी कि अगर कोई टाइनी पार्टिकल्स है जिसका मास m है और अगर वो v वेलोसिटी से मूविंग होगा तो उस पार्टिकल का that will be lambda equal to h by mv। उस पार्टिकल का जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, h by mv के बराबर होगा। सर हाँ बोलिए सर रिपीट कीजिए ना, अभी ज्वाइन किए। वो ये बोला था, देखो लास्ट क्लास हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ लिए थे, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोगों ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रिवॉल्विंग होगा। जबकि यही चीज अगर आप पढ़े, डी ब्रोगली ने क्या प्रपोज किया आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी, आइंस्टाइन ने क्या बोला था, जितना भी जो लाइट पार्टिकल है वो पार्टिकल नेचर तो शो करता ही है, प्लस उसमें वेव भी होता है, यानी कि वो ऑसिलेट करते हुए ट्रेवल करता है। ठीक है, तो अब बताओ, हम लोगों ने पढ़ा था लाइट किससे बना है, छोटे छोटे क्वांटम से। लाइट किससे बना हुआ है, छोटे छोटे क्वांटम से। और उसी को हम लोगों ने क्या बोला था, फोटॉन्स। यानी कि फोटॉन्स का अगर नेचर के बारे में वहां पर डिस्कस करो लाइट में, तो क्या बोलोगे, फोटोन जो होता है एक्चुअली काफी नेग्लिजिबल मास होता है। फोटोन्स का मास क्या होता है, काफी नेग्लिजिबल होता है, लेकिन मूविंग किससे होता है, स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि हम लोग ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल का मास नेग्लिजिबल हो और काफी हाई स्पीड से मूविंग होगा, तो उसमें पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होगा। तो वहीं से डी ब्रोगली ने कॉन्सेप्ट लिया कि अगर इलेक्ट्रॉन में, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी एक टाइनी पार्टिकल्स है, उसका वेलोसिटी इन ऑर्बिट भी बता रहे थे कितना, लगभग 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड के रेंज में था। यानी कि इसका भी स्पीड काफी हाई है और काफी माइक्रो पार्टिकल्स है, तो इसका भी हम लोग क्या निकालोगे, मतलब कुछ न कुछ इसमें भी कुछ न कुछ वेव प्रेजेंट होगा। यानी कि उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन आल्सो हैज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बाद फर्दर कुछ साइंटिस्ट ने और स्टडी किया और वहां से अपने पास एक नया थ्योरी आएगा, वेव मैकेनिकल थ्योरी। तो उसमें क्या बोला गया, जितना भी माइक्रो पार्टिकल सही बने, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, इवन एटम का साइज भी छोटा साइज होता है और इसका भी मास कुछ 10 पावर, मतलब काफी क्या था, 10 पावर -24 के एमयू के रेंज में था। एमयू मींस क्या बोले थे, 10 पावर -24 ग्राम। अब अगर इसका भी मास काफी छोटा क्वांटिटी है और अगर हाई स्पीड से ट्रेवलिंग है, तो वो सबका सब क्या करेगा, पार्टिकल नेचर तो शो करता ही था, उसमें वेव नेचर भी प्रेजेंट होगा। और अगर किसी भी पार्टिकल में वेव नेचर प्रेजेंट है तो उसका वेवलेंथ जरूर होगा। तो वो डी ब्रोगली ने क्या प्रपोज किए कि अगर कोई मास पार्टिकल है, इसका मास m है और उसके पास स्पीड v है, देन उस पार्टिकल का जो वेवलेंथ, ऑसिलेशन का वेवलेंथ जो होगा, इट विल बी गिवन बाय फार्मूला लैम्डा इक्वल टू h बाय मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर? तो ये फॉर्मूला मतलब लैम्डा बराबर क्या बोलोगे, उस पार्टिकल का वेवलेंथ कितना होगा, लैम्डा इक्वल टू h बाय mv के इक्वल होगा। वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू
h by m into v के इक्वल होगी। क्लियर? तो ये था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कि किसी पार्टिकल का वेवलेंथ कैसे निकालोगे, लैम्डा का। अब ये रिलेशन आया कहां से होगा, चलो चेक करते हैं। ये रिलेशन सोचने के लिए उन्होंने दो फॉर्मूला का यूज किया। आप लोगों ने पढ़ा था फोटॉन्स का एनर्जी। फोटॉन्स अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका एनर्जी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, फोटॉन्स का एनर्जी क्या पढ़ा था आपने, E बराबर पढ़ा था hc बाई लैम्डा। वेरी गुड। और आइंस्टाइन के काफी फेमस थ्योरी है E बराबर m इंटू सी एच स्क्वायर। वेरी गुड। तो हम दोनों को क्या इक्वेट कर सकते हैं, यहां से आप इक्वेट कर सकते हो क्या, यहां से C कैंसिल हो जाए तो लैम्डा इक्वल टू h बाई m इंटू सी, ये लिख सकते हो। अब बताइए ये तो किसके लिए हो जाएगा, फोटॉन्स के लिए। ये किसके लिए हो जाएगा, फोटॉन्स के लिए। अगर उसी तरीके से अगर कोई मास पार्टिकल, इसलिए बोला गया अगर कोई मास पार्टिकल जिसका मास m है, यानी कि फोटोन का मास m होगा और ये c जो होगा स्पीड ऑफ लाइट का। लेकिन अगर किसी का मास m है और स्पीड v है तो हम लोग क्या लिख सकते हो, इसी के पैरेलल लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, h बाई मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। ये तो फोटोन के लिए था क्योंकि फोटोन का स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। लेकिन यहाँ पे अगर पार्टिकल का स्पीड v है तो लोग लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h बाई m इनटू v। कोई डाउट है इसमें? यानी कि किसी भी पार्टिकल के, यानी कि जो माइक्रो पार्टिकल्स है उसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h बाई m इनटू v। इसमें कोई डाउट है? हेलो, समझ में आया सबको? सिंपली हमारे पास दो रिलेशन था, E बराबर hc बाई लैम्डा, E बराबर mc स्क्वायर, दोनों को इक्वेट किया, हमारे पास एक रिलेशन आ गया वेव और पार्टिकल। यानी कि एक तरीके से ये पार्टिकल नेचर पे एप्लीकेबल था और ये वेव नेचर पे एप्लीकेबल था। दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, दोनों को इक्वेट कर सकते हो, यानी कि पार्टिकल और वेव दोनों में एक रिलेशन आ गया। तो यहाँ से ये पार्टिकल ने, ये मोमेंटम जो है लीनियर मोमेंटम, वो क्या होगा, पार्टिकल नेचर का प्रॉपर्टीज है। वेवलेंथ क्या हो गया, वेव नेचर का प्रॉपर्टीज है। यानी क्या बोलोगे, उसमें पार्टिकल तो होगा ही, वेव नेचर भी होगा। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास पार्टिकल का मास गिवन हो और वेलोसिटी गिवन हो, वेवलेंथ गिवन हो, मतलब सॉरी वेवलेंथ पूछा है, तो डायरेक्टली क्या अप्लाई करोगे, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम भी। और यहाँ पे ये जो h है वही है जो हम लोगों ने पढ़ा था प्लैंक्स कांस्टेंट। ये चीज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन ये समझ में आ गया सबको? ये अगर सबको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन है, इफ अ टेनिस बॉल ऑफ मास 0.1 kg, क्वेश्चन था ये आपका पीछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जेईई मेंस का। इफ अ टेनिस बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग, और बॉल वगैरह का स्पीड कितना हो सकता है, मूविंग विथ स्पीड अराउंड 10 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड wavelength associated with that particle, associated with ball। इसमें वेव नेचर आएगा? हाँ आएगा जरूर आएगा, तो स्पीड वो तो हाई, बताओ। हाँ स्पीड तो हाई नहीं, स्पीड हाई नहीं है, निकाल के देखो फिर भी कितना आ रहा है। फॉर्मूला लगा के देखो क्या था, h बाई m इंटू v था ना, तो सॉल्व करो कितना आ रहा है सबका। ये वैल्यू किसके बराबर आ गया देखो तो, ये वैल्यू किस नंबर के बराबर आ गया, हाँ यानी कि h का वैल्यू h बाई 0.1 इंटू 10 करो, ये तो लगभग h, ये यानी कि h के बराबर आ गया। और h का वैल्यू याद करो तो कितना था, 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 मीटर। अब ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है क्या प्रैक्टिकली हम का ऑब्जर्वेशन करना मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो क्या आप इतना छोटा सा वेवलेंथ को स्टडी कर पाओगे, क्या आप इस छोटा सा पार्टिकल का स्टडी कर पाओगे?
नहीं सर। No. हाँ? और इवन ये भी अगर कर दे, अगर हम मान लो कि इसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में अगर कर देते हैं, तो भी अगर देख लो h बराबर क्या लिखोगे 0.1 × 3 × 10⁸, ऊपर चले जाओ 10⁻34 है, ये किसका आ जाएगा 10⁻42 के रेंज में। अगर स्पीड अगर हम लोग यहाँ पे 3 × मतलब बोल देते बॉल को लाइट के स्पीड से फेंक दिया, तो भी अगर बात करें तो स्पीड इससे कितना होगा 10⁻42 मीटर पर सेकेंड। अभी क्या होगा 10⁻42 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो यार, ये जो वेवलेंथ का रेंज आ रहा है ये तो काफी नेग्लिजिबल आ रहा है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आपके पास मैक्रो पार्टिकल्स गिवन है, अगर आपके पास मैक्रो पार्टिकल्स गिवन है, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। मैक्रो पार्टिकल पे क्या बोलोगे, जो अपने पास कॉन्सेप्ट है ये मैक्रो पार्टिकल्स एप्लीकेबल, यानी कि लिखोगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन माइक्रो पार्टिकल्स नॉट ऑन मैक्रो पार्टिकल्स, बिकॉज ये वैल्यू बता रहा है जो थियोरेटिकली तो आसान है, फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, बट एग्जैक्टली प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर। हमारे पास ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इस चीज को स्टडी एग्जैक्टली कर पाए। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो स्टडी करेंगे भी माइक्रो पार्टिकल्स में मास देखो 10⁻30 10⁻20 के रेंज में रहता है, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली कुछ एक एंगस्ट्रॉम वगैरह के रेंज में आ जाएगा, जिसको हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए क्या बोला गया था कि सिर्फ टाइनी पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, उसी का स्टडी कर पाएगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्लियर? ये हटा दे। ये सबको समझ में आ गया? लगाना क्या था, सिंपल फॉर्मूला था लैम्डा इक्वल टू h/mv। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट जेईई मेंस पूछ रखा था कि अगर मान लो माइक्रो पार्टिकल्स ही है और उसका वेवलेंथ निकालना हो तो कैसे निकालोगे। डायरेक्टली क्या करोगे, आप फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करोगे, लैम्डा इक्वल टू h/mv, वहां पे आपका डायरेक्टली निकल जाएगा। क्लियर? यहां से आप निकाल लोगे। तो यानी कि हम यहाँ से ये फॉर्मूला, ये सॉल्यूशन के बाद हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप प्रेडिक्ट ये करोगे कि जो आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल ऑन माइक्रो पार्टिकल्स, मैक्रो पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। चलो ये पार्ट क्लियर है। यानी कि हमारे पास वेवलेंथ का जो कॉन्सेप्ट आ गया, क्या आया h/m/v, या फिर इसको हम लोग h/ लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हैं कुछ केसेस में। कोई डाउट है? लैम्डा इक्वल टू h/ मोमेंटम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? सर, चलो हाँ बोलिए। is not applicable ना। अच्छा हाँ, नहीं माइक्रो पे तो एप्लीकेबल होगा यार, मैक्रो पे नॉट एप्लीकेबल होगा। माइक्रो है ना, माइक्रो मींस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस या फिर एटम, इसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, उस पे एप्लीकेबल है। मैक्रो पे नॉट एप्लीकेबल होगा। नहीं, यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉट एप्लीकेबल ऑन मैक्रो, नॉट एप्लीकेबल ऑन मैक्रो पार्टिकल्स। मैक्रो मींस क्या होगा, टेनिस बॉल हो गया, ये सब पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, मैक्रो पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? चलो यहां से आप ये सब कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक चीज कैलकुलेट ध्यान से देखो, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में शायद आप लोग क्लास 10th में कुछ रिलेशंस पढ़े होंगे, कोई बताएगा? लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन होता है, कोई बताएगा क्या होता है? लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कोई रिलेशन था, हाँ? कि E बराबर T²/2m, ये पढ़ा था आपने। यानी कि मोमेंटम बराबर √2 इंटू मास ऑफ पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो। तो यानी कि अगर देख लेना, अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास दिया हुआ इफ अ पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m having kinetic energy
इक्वल टू के ई, देन हम लोग वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या लिखोगे उसका, वेवलेंथ क्या बोलोगे, एच बाई मोमेंटम की जगह पर हम लोग डायरेक्ट 2 इंटू एम इंटू के ई पुट कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट हम लोग ये भी अप्लाई करके वेवलेंथ निकाल सकते हो। ये तब जब आपके पास क्वेश्चन में पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी गिवन होगा। तो अगर आपके पास पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2m के ई करके भी निकाल सकते हो। क्लियर? लैम्डा इक्वल टू क्या लिखा हुआ, h बाई अंडर रूट ऑफ 2m के ई। और इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली, इसको एक्सपेरिमेंटली यानी कि ये जो वेवलेंथ था इट इज एक्सपेरिमेंटली, इट इज एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किससे किया गया, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मर, डेविसन एंड जर्मर। ये जो साइंटिस्ट थे इसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, इट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मर by observing the diffraction effect with an electron beam, by observing the diffraction, observing the diffraction of electron beam, diffraction effect with an electron beam, diffraction effect with an electron beam। इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन पैटर्न के बेसिस पे उन्होंने ये डिराइव किया था। अब बताओ ये क्या बोला, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को, यानी कि अगर ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर हम v पोटेंशियल, ये v जो है यहाँ पे ये पोटेंशियल है, ठीक है, यहाँ वो जो स्मॉल, इसको स्मॉल v कर देना वो मोमेंट वाले को, और यहाँ पे कैपिटल v कर देते हैं, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को। अब बताओ अगर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराते हैं, यानी किसी चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराओ तो उसमें कुछ वर्क या एनर्जी आता है, किसके इक्वल था, ये अभी तक बता चुके कई बार। जब भी किसी पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करोगे तो उस पार्टिकल का एनर्जी किसके बराबर होता है, हेलो, हाँ, वर्क डन जो होता है, यानी वर्क या एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, E into V। हाँ, इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है ना, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो अगर तो मान लो अगर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का मिल गया, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को भी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया गया, उसका पोटेंशियल यानी कि उसका एनर्जी आ गया E इंटू V, तो हम लोग वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हो, h बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह पे E इंटू V पुट कर सकते हो, ये हम पुट कर सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हमने चार्ज को भी पोटेंशियल से अगर एक्सेलरेट कराया है तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर E इंटू V हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या बोल सकते हो, h बाई अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E इंटू V, क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि ये, और यहाँ से देखा गया एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाइड भी हो रहा था। तो ये पूरा क्रेडिट किसको गया था, डेविसन जर्मर, जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को मैथमेटिकली या फिर एक्सपेरिमेंटली लैब में प्रूव किया था। हाँ, ये प्रैक्टिकली मतलब ये फॉर्मूला सुटेबल है, इसके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ आ रहा है वो एक्चुअल वेवलेंथ के बराबर है। तो ये था, मतलब यानी कि कई बार पूछ भी लेता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था या फिर एक्सपेरिमेंटली किसने वेरीफाइड किया था, तो साइंटिस्ट का नाम क्या था, डेविसन एंड जर्मर, और ये किसके बराबर होगा, लैम्डा बराबर
h by अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई इंटू वी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज accelerated by potential v। जब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी पोटेंशियल से भी पोटेंशियल से एक्सीलरेट करोगे तो वेवलेंथ किसके बराबर हो जाएगा, h बाई अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई इंटू वी। इसमें किसी का कोई डाउट है, बताइए, ये टर्म्स क्लियर है या डाउट है, जल्दी बताओ, ये टर्म्स क्लियर है क्या? हाँ, उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन बीम को भी पोटेंशियल से एक्सीलरेट कराया। जब इलेक्ट्रॉन को भी पोटेंशियल यानी चार्ज पार्टिकल को अगर आप किसी पोटेंशियल से एक्सीलरेट कराओगे उसमें कुछ वर्क या एनर्जी गेन होगा। जब किसी चार्ज पार्टिकल में भी पोटेंशियल से एक्सीलरेट करोगे तो उसमें कुछ वर्क या एनर्जी आएगा क्या? अगर वर्क एनर्जी आ रहा है तो क्या बोलोगे, वो एनर्जी जो किससे इक्वल होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। जब कोई चार्ज पार्टिकल को भी पोटेंशियल से एक्सीलरेट कराते हैं तो किसके बराबर होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। आवाज किसका आ रहा है, हेलो, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर होगा। तो क्या करोगे, एनर्जी की जगह पे ई इनटू वी पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे, यानी कि लैम्डा बराबर क्या लिखोगे, h by 2 इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हेलो, म्यूट करने बोलने से सबको, झूठ मूठ का माइक ऑन करके निश्चिता को। चलो, तो इसमें कोई डाउट है? अब यहाँ पे देखो, कई बार क्या करना है ना, इतना सारा टर्म सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखो, h का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। h का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी पता है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी आपको पता है। अगर ये सारा वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करोगे, इट विल बिकम्स लैम्डा इक्वल टू 150 बाई वी पावर 1/2, और ये जो वैल्यू आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 12.3 बाई अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट अगर अपने पास जब किसी चार्ज पोटेंशियल मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन को, जब किसी इलेक्ट्रॉन को अगर आप वी पोटेंशियल से एक्सीलरेट करने वाला अगर क्वेश्चन आ जाए कहीं पे, इलेक्ट्रॉन को भी पोटेंशियल से एक्सीलरेट कराया गया, तो बताइए इसका वेवलेंथ क्या होगा इससे रिलेटेड। तो वेवलेंथ निकालने के लिए डायरेक्टली क्या करोगे आप, लैम्डा इक्वल टू 150 बाई वी पावर 1/2 कर सकते हो, या फिर 12.3 अपॉन अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल, और ये वैल्यू जो आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा। डायरेक्टली ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली हम लोग ये भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, डायरेक्टली हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, और यही चीज अगर आपके पास क्वेश्चन में दे दिया जाए, इफ अ पार्टिकल हैविंग चार्ज q एंड एक्सीलरेटेड विद पोटेंशियल p, यानी कि अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन ना देके कोई भी चार्ज पार्टिकल, a charge particle q, charge particle q having mass m is accelerated by v potential, then इसका वेवलेंथ आप क्या लिखोगे, लैम्डा इक्वल टू h बाई, और यहाँ पे क्या लिखोगे, चार्ज इनटू पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई अदर चार्ज पार्टिकल है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखोगे, लैम्डा इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2m इंटू क्यू इंटू वी। तो अपने को चार अलग अलग कंडीशन है, अपने को क्वेश्चन में देख लेना है कि कंडीशन क्या गिवन है। अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली मास और वेलोसिटी गिवन है तो डायरेक्टली पुट करोगे लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी। डायरेक्टली क्या पुट करोगे, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी। दूसरा आपके पास क्या रिलेशन आ सकता है कि दूसरा रिलेशन आ जाएगा अपने पास, दूसरा रिलेशन क्या आ जाएगा, क्या पास मास रखा है और उसका काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो क्या लिखोगे, लैम्डा इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ 2m k। और यही अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन को भी पोटेंशियल से एक्सीलरेट किया है तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो 12.3 बाई अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। और अगर आपके पास अगर चार्ज q है उसका पोटेंशियल v से एक्सीलरेट करोगे
लैम्डा इक्वल टू क्या लिखोगे, h बाई अंडर रूट 2m इंटू क्यू इंटू v। तो ये अलग अलग डिफरेंट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है हमें। उसमें हम क्या लोग बोल ये रहे थे? वोल्टेज किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालेंगे? हाँ वोल्टेज वोल्टेज तो वोल्ट में दिया रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वोल्टेज थोड़ी आता है, वोल्टेज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थोड़ी ना आएगा, वो तो जो रहेगा वही रहेगा। अच्छा हाँ सही। ठीक है। सर चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलो। सर 150 सर कैसे हुआ सर उसमें? कहाँ पे 150? ये एच का वैल्यू जो है 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। सब्स्टिट्यूट करो, सारा सॉल्व करो, वो जब सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम्स 150। अब एक एक करके गुना भाग अभी क्या करना जाएगा, तब डायरेक्ट रिजल्ट पता है। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते, मतलब डायरेक्टली एक भी, मतलब जो भी कंडीशन क्वेश्चंस में गिवन है तो वेवलेंथ आप निकाल सकते हो क्या, वेवलेंथ निकाल सकते हो ना। चलो अगर ये टर्म्स क्लियर है, यानी कि कोई भी पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल जो हाई स्पीड से मूविंग होगा, उसका आपको वेवलेंथ निकालना हो तो अपने पास सारा फॉर्मूला पता चल गया। यही था आपको टोटल डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और ध्यान से देखो, आफ्टर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अराउंड न्यूक्लियस का अगर बात करो तो किस तरीके से होगा, न्यूक्लियस है, पहले इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम लोगों ने क्या बोला था, ये सर्कुलर मोशन था, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में हो रहा होगा। बोर्स एटॉमिक मॉडल यही बोला था ना, लेकिन ये क्या बोला कि ये एक्चुअली इस तरीके से वेव में, इस तरीके से वेव के जैसा ऑसिलेट होते हुए आएगा। यानी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बाद क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑसिलेट करते रहेगा और सर्कुलर मोशन करते रहेगा, इस तरीके से कुछ, यानी कि अपने एक्सिस पे सर्कुलर मतलब ऑसिलेट भी कर रहा है और ये सर्कल्स में रिवॉल्विंग भी होगा। ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रोगली। मतलब डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो पार्टिकल्स है, हाँ बोलो। फिर से बताइए ना कैसे करेगा। अरे क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल नेचर था प्लस उसमें वेव नेचर भी है। अब पार्टिकल नेचर के कारण इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहा था, सर्कुलर, पार्टिकल के कारण क्या कर रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था। लेकिन ऑसिलेशन के कारण क्या होगा, वेव नेचर होगा तो ये तो अपने एक्सिस पे ऑसिलेट होते रहेगा प्लस सर्कुलर मोशन करते रहेगा इस तरीके से। यानी कि क्या देखोगे, इस तरीके से कुछ वेव बन रहा होगा ना, मतलब इस तरीके से, मतलब अपने एक्सिस पे ऑसिलेट भी हो रहा है, मतलब अपने आप को वेव के जैसा ऑसिलेट भी कर रहा है प्लस सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि एक फिक्स पोजीशन भी नहीं है प्लस वो सर्कुलर मोशन में मूविंग है। तो क्या आप इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन कर सकते हो क्या, अगर आपसे पूछा जाए एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन करें तो डिफाइन कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं। चलो अच्छा, और अब देखो वेवलेंथ, अगर ये मान लो ये सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में वेवलेंथ क्या होगा, मान लो ये पॉइंट है तो ये पॉइंट, ये वाला जो लेंथ होगा एक्चुअली ये क्या होगा, वेवलेंथ होगा। ये पॉइंट क्या होगा, एक्चुअली इसका इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होगा। ये एक्चुअली उसका वेवलेंथ होगा। एक्चुअली आप लोगों ने ये देखो पढ़ा था ना, एम वी आर इक्वल टू क्या पढ़ा था, एन एच बाई 2 पाई, ये पढ़ा था आप लोगों ने, ये आप लोग पढ़े थे देखो। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा था, 2 पाई आर, इसको अगर हम मॉडिफाइड करें तो इससे फिर लिख सकते हो एन एच बाई एम वी। इसमें कोई कष्ट है किसी को बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? तो अब बताओ 2 पाई आर क्या होगा, इस सरकमफ्रेंस, यानी ये ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस होगा, और ये एच बाई एम वी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेवलेंथ, यानी कि हम लोग यहाँ से बोल सकते हो 2 पाई आर जो है एन इंटू लैम्डा के बराबर होता है।
यहाँ से 2 पाई आर क्या बोल सकते हो, एन लैम्डा के बराबर होता है। यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन में बोल दिया जाए सरकमफ्रेंस, ये तो अगर देख लोगे, अगर आपके पास एन का वैल्यू 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो नंबर ऑफ वेव कितना होगा 1। एन का मतलब अगर 2 लैम्डा 1 लैम्डा मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, 2 लैम्डा मतलब एन इक्वल टू 2 लैम्डा पुट करोगे ये सेकेंड ऑर्बिट का बात करेगा, एन इक्वल टू 3 पुट करोगे तो ये किसका होता है, थर्ड ऑर्बिट का बात करेगा। तो कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली इस तरीके से रिलेशन दे देगा, 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, बोलेगा बताओ इसका ऑर्बिट नंबर क्या है या एन का वैल्यू क्या है। डायरेक्टली आप देख सकते हो कि कितना टाइम्स लैम्डा क्या आ रहा है, दैट इज द मतलब ऑर्बिट्स नंबर। तो यहां से अपने पास क्या रिलेशन आया कि एक्चुअली जो सर्कमफ्रेंस होता है एन टाइम्स ऑफ वेवलेंथ होता है, मतलब अगर उसमें कितना वेव ऑसिलेट कर रहा है तो देखोगे हर एक ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, यानी कि एन के वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है। 2 पाई आर इक्वल टू क्या बोलोगे, एन इनटू लैम्डा। तो कई बार डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पास अराइज होता है कि बताओ अगर 2 पाई आर इक्वल टू 3 लैम्डा है तो बताओ एन का वैल्यू क्या होगा कई बार, और फिर उसका एप्लीकेशन वेवलेंथ निकालने में या फिर आपका रेडिएशन का पता करने में ये आपके पास यूज हो सकता है। तो यहाँ से क्या देखा गया कि अगर मान लो इसके अकॉर्डिंग देखा गया कि अगर न्यूक्लियस है और 2 एजम्पशन हमने लिया कि पहला क्या माना हम लोगों ने, ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑसिलेट जो कर रहा है अपने पास, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं, अरे ये कुछ ज्यादा बड़ा छोटा हो गया तो एक रेगुलर पैटर्न में बनाओ। तो ऊपर में ऑर्बिट नंबर है ना। भाई यार क्या बन जा रहा है। हाँ एन का जो वैल्यू है वो ऑर्बिट के बराबर है, ये देखा गया ठीक है। तो देखा अरे ये मतलब सब एक जैसा है, छोटा बड़ा है, मतलब जिसका ड्राइंग बढ़िया है बढ़िया से बना लेना, बाकी मेरा ड्राइंग बचपन से खराब है, कुछ नहीं कर सकते इसमें आप। तो चलो इधर देख लेते हैं। तो क्या देखा गया, अगर आपके पास स्टेशनरी ऑर्बिट है तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ पे अगर ये स्टेशनरी है स्टैंडिंग वेव है, और अगर ये स्टैंडिंग वेव है तो ये क्या होगा, एनर्जी रेडिएटिंग नहीं होगा। अगर आपके पास देखा गया है कि वेव अगर न्यूक्लियस का अराउंड स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग मतलब वेव फर्दर एक ही पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है, एंड कोई मतलब एंड नॉन रेडिएटिंग है, नॉन रेडिएटिंग नॉन एनर्जी रेडिएटिंग है, नॉन एनर्जी रेडिएटिंग है, तो यहां से क्या देखोगे, इसका जो वेवलेंथ है, मान लो कि वेवलेंथ कितना आ रहा है, 1 लैम्डा आ गया, और मान लो टोटल एन नंबर ऑफ वेव है, टोटल क्या बोलोगे एन इंटू लैम्डा। और देखो यही प्रूफ बोला गया उसका डी ब्रोगली, वो जो एमजीआर इक्वल टू एनएच बाई 2 पाई, उन्होंने क्या किया, एक बार स्टैंडिंग और नॉन रेडिएटिंग एनर्जी को हम लोग कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो एनर्जी कोई रेडिएट नहीं कर रहा है और स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि अपने एक्सिस के अबाउट ही रोटेट मतलब ऑसिलेट कर रहा है, मतलब आगे फर्दर इधर उधर मूवमेंट नहीं कर रहा है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूवमेंट नहीं है। तो उस केस में बताओ ये वेवलेंथ हो गया एक, अगर मान लो एन नंबर ऑफ वेवलेंथ है तो टोटल कितना हो जाएगा एन लैम्डा, और यहाँ से अपने सर आपका पास वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो 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 हाँ सर। तो हाँ हेलो आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। हाँ तो पहला एजम्पशंस क्या लिया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है हेलो सर। नॉन रेडिएटिंग, हाँ बोलो, हाँ हेलो, हाँ तो अगर ये नॉन रेडिएटिंग है और कोई एनर्जी सर एमिट आपका नहीं कर वॉइस रहा है, नहीं आ रहा है। कौन है भाई, सर उसका आ रहा है प्रॉब्लम सर। हाँ हेलो किसको, यस एक बार म्यूट करके ऑफ कर दो, फिर से तुम अपना ऑन कर दो। हम ठीक है सर। तो फिर मेरा आवाज तो सब हाँ
वॉइस आ रहा है पर जो पिक्चर वो बीच से एकदम ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है सर हाँ बोलो। हेलो सर। ब्लर हो यार सर। सर ब्लर हो गया सर। सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ बोलो ना। वीडियो रुक गया। हेलो सर। हेलो। हाँ अभी पिक्चर क्लियर है। हाँ, चलो। तो पहला क्या बोला गया कि ये जो है अपने पास कि ये जो वेव जो प्रेजेंट है एक स्टैंडिंग वेव है सर मींस। हाँ बोलो। हाँ हेलो। हेलो सबको आवाज आ रहा है? स्टैंडिंग वेव है एंड नॉन रेडिएटिंग वेव। हेलो सर। नॉन। हाँ बोलो। सर उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो बोलने का भी कोई फायदा नहीं है। सर वीडियो रुक गया। हाँ सर आपका वीडियो रुक गया। हेलो। हेलो आवाज आ रही है? हाँ सर आ रहा है। तो देखो पहली बार क्या किया गया कि एक वेव कंसीडर किया है कि स्टैंडिंग वेव है एंड नॉन रेडिएटिंग वेव है। नॉन रेडिएटिंग वेव है तो यहाँ पे देखो ये सारा वेव यानी कि फाइनली एक जगह पे एंड होगा। अब एक जगह पे एंड हो रहा है तो यानी कि देखो ये जो मान लो कि ये इसका वेवलेंथ हो रहा है इस तरीके से मान लो एक वेव का अगर वेवलेंथ एक लैम्डा है इस तरीके से मान लो अगर इसमें एन वेव होगा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर एक वेव का वेवलेंथ एक लैम्डा है तो एन नंबर ऑफ वेव के लिए टोटल कितना हो जाएगा? एन लैम्डा लिखोगे। और ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाँ बोलो। तो स्टैंडिंग वेव क्या होता है? स्टैंडिंग वेव जो अपने ही पोजीशन पे ऑसिलेट करते रहता है। जैसे मान लो कि एक दो रस्सी है एक मान लो ये दो पॉइंट है दोनों में रस्सी बांध दो। अब इसको अगर इस तरीके से ऑसिलेट करते हैं मतलब इसी अपने पोजीशन पे ऑसिलेट करते रहेगा इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। और यही चीज अगर लाइट है लाइट क्या होता है? बोलते हैं ऑसिलेट ना। करते हुए आगे की तरफ ट्रेवल करते रहता है तो उसको बोलते हैं नॉन स्टैंडिंग वेव। जो मतलब आगे की तरफ कंटिन्यू होते चला जाएगा उसको बोलते हैं नॉन स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव मतलब अपना एक पोजीशन फिक्स होगा तो ये सर अपना ऑर्बिट में ही करेगा खाली ना। हाँ मतलब अपना ऑर्बिट में ही टर्मिनेट हो जाए वो स्टैंडिंग। क्या जो टर्मिनेट हो जाए वो स्टैंडिंग। लेकिन ये तो सर्कुलर ऑर्बिट है। सर्कुलर ऑर्बिट है तो ये क्या होगा कंटिन्यू यहाँ पे एंड होगा और ये फिर इसको कंटिन्यू कर देगा। सर अगर ये मान लो ओपन एंड है तो ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे जाके एंड हो जाएगा। मान लो यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ पे जाके एंड हो गया। लेकिन अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट है तो क्या ये वापस ये क्या होगा? अगर इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस जहां पे एंड होगा फिर से उसको रीस्टार्ट कर देगा। इस तरीके से ये क्या कभी मतलब ऑसिलेशन रुकेगा? इस तरीके से चलते रहेगा। तो बताओ अब अगर ये लेंथ कितना था इस तरीके से सारा। हाँ बोलो। मेरा हाँ बोलो। बोल तो बीच में छूट गया था वॉइस नहीं आ रहा था फिर से रिकनेक्ट किया फिर से बता दीजिए ना छूट गया है। हाँ वही बता रहे हैं सुनो ना वॉइस बता रहे हैं। तो यहाँ क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जो ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है क्या स्टैंडिंग है मान लो कि यानी कि इसका सिंपल मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है। यानी कि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था उसी एजम्पशन पे काम कर रहा है। बोर्स एटॉमिक मॉडल के एजम्पशन को लेकर कंसीडर कर रहा है। तो बताओ अगर ये टोटल एन लैम्डा किसके बराबर होगा? ये पूरा जो लेंथ होगा ये किसके बराबर? ये सब लेंथ को सम कर दो किसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग?
2 पाई आर, ये किसके बराबर लिख सकते हो? 2 पाई आर के बराबर लिख सकते हो। अब अगर ये 2 पाई आर के बराबर लिख सकते हो, यहाँ से क्या ये अपने पास कई बार प्रूफ करने के लिए आएगा कि बताओ एम वी आर इक्वल NH बाई 2 पाई आर, 2 पाई ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है। तो इसी तरीके से करोगे कि सपोज स्टैंडिंग वेव है, नॉन रेडिएटिंग वेव है, तो हमें पता है टोटल जो ये एन लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई आर के। तो यहाँ से लैम्डा की जगह पे क्या लिखोगे? NH बाई M इंटू V बराबर 2 पाई आर लिख सकते हो। और यहाँ से आप क्या लिखोगे? NH बाई 2 पाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा? M इंटू V इंटू आर, जो इसका था बोर्स मॉडल का, ये क्या था? बोर्स मॉडल का क्वांटाइजेशन, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन आ गया, यही था ना सर? लेकिन दोनों में m तो अलग अलग है ना, इसमें तो ये नंबर ऑफ लैम्डा, इसमें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल था। हाँ नहीं, कौन सा? हाँ ये और बाद में देखा गया कि n जो है ये इक्विवेलेंट टू ऑर्बिटल नंबर के ऊपर होता है। n जो होता है ऑर्बिट के नंबर के, यानी ये तो NH बाई 2 पाई, n क्या था? ऑर्बिट ही तो था यहाँ पे भी। तो यानी कि सिंपली देखा गया कि अगर मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में तो एक ही वेव, हाँ यानी कि यहाँ से क्या देखोगे, ये रिलेशन के अकॉर्डिंग आप क्या प्रिडिक्ट करोगे कि अगर मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो पूरा एक ही वेव प्रोड्यूस करेगा। अगर ये सेकेंड ऑर्बिट में तो 2 वेव प्रोड्यूस करेगा, थर्ड ऑर्बिट में तो 3 वेव प्रोड्यूस करेगा, फोर्थ ऑर्बिट में तो 4 वेव प्रोड्यूस करेगा, इस तरीके से। क्लियर? क्योंकि तो पहले वाला क्या था? क्वांटाइजेशन तो पहले वाला भी वही था। तो हम तो जनरल बता दिए थे कि मानो किसी ऑर्बिट में n वेव प्रेजेंट है, तो जनरलाइज कर दिए कि किसी ऑर्बिट में n वेव प्रेजेंट है, और हमें पता है n क्या है? ऑर्बिट नंबर है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो h बाई 2 पाई, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में देखोगे ये टोटल एक ही वेव होगा, जबकि वही चीज सेकेंड ऑर्बिट में जाओगे तो 2 बार ये वेव प्रोड्यूस करेगा पूरा सर्कमफ्रेंस के दौरान। थर्ड ऑर्बिट में जाओगे तो 3 बार वेव प्रोड्यूस करेगा। जैसे जैसे दूर तक चलते जाओगे उतना नंबर ऑफ वेव, मतलब ऑसिलेशन, मतलब उतना वेवलेंथ छोटा होता चला जाएगा, उस तरीके से बोल सकते। क्लियर? क्योंकि हमें पता है जेड और एन वेरी करने पे वेलोसिटी भी वेरी करता है, वेवलेंथ भी वेरी करेगा। क्लियर? चलो, तो ये अब बोर मॉडल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन यानी कि हमारे पास ये जो रिलेशन है, ये बोल सकते हो ये दोनों जगह पे एप्लीकेबल, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हो, यानी कि अगर अपने पास अगर ये पार्टिकल और वेव नेचर दोनों फॉलो करता है तो ऑटोमेटिकली ये एन लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर रिलेशन को फॉलो करेगा। अदरवाइज अगर ये एन लैम्डा इक्वल टू 2, मान लेते कि अगर हम लोग स्टैंडिंग वेव की जगह पे नॉन स्टैंडिंग और रेडिएटिंग एनर्जी रहता, मान लेते कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंपिंग होता, कंटिन्यूअस एनर्जी रेडिएट करता, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम लोगों ने कंसीडर किया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो यानी कि हमारे पास ये वेव क्या होगा, ये मान लो कि न्यूक्लियस है, अगर ये रेडिएटिंग होता यानी कि ये वेव इस तरीके से कहीं पे जा रहा है, मान लो ये ओवरलैप भी कर सकता है, मान लो कि ये फिर ओवरलैप करके इस तरीके से शुरू हो जाएगा। तो इस केस में यानी कि रेडिएटिंग है। अब जब रेडिएटिंग होगा तो उस केस में क्या हम 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा बोल सकते हैं। अगर एनर्जी कंटिन्यूअस रेडिएट कर रहा है तो उसका एनर्जी जैसे जैसे चेंज होगा, एनर्जी वेरी करेगा, तो वेवलेंथ का वैल्यू वेरी करेगा, और वेवलेंथ बड़ा छोटा होगा तो हो सकता है कि इंटरसेक्टिंग वेवलेंथ हो जाए। अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या हम 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा बोल सकते हैं? नहीं। तो अगर हम लोग ये नहीं बोल सकते तो ये वापस क्या होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फेल कर देगा। यहां से क्या बोलोगे, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आपका कैंसिल हो जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वेरिएबल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होता है। यानी कि अगर दोनों यानी कि पार्टिकल और वेव नेचर दोनों फॉलो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली हमें एक ही रिलेशन कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज एन लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर। सर फिर समझाइए नहीं वाला। अगर मान लो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर वो एनर्जी कंटिन्यूअस रेडिएट कर रहा है, यानी कि रेडिएट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसके बाद जैसे एनर्जी गेन या ये करेगा तो उसका मतलब कभी वेवलेंथ ये है। अब अगर सडन से वेवलेंथ ऐसे हो जाए और फिर सडन से ऐसे हो जाए, फिर सडन से ऐसे हो जाए, मतलब इस तरीके से वेरी करेगा, तो हो सकता क्या तब उस केस में आप एन 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा प्रिडिक्ट कर सकते हो? क्या बोल सकते हैं? क्या सारा वेव का वेवलेंथ एक जैसा है? और ये इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, जिसके कारण हम ये डायरेक्टली प्रोडिक्ट नहीं बोल सकते हैं कि जो 2 पाई आर होगा वो एन लैम्डा के बराबर होगा। अगर आपके पास हम अगर कंसीडर करके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस रेडिएटिंग है और नॉन स्टैंडिंग है, यानी कि अपना वेव को कंटिन्यूअस आगे की डायरेक्शन में फ्लो कराते रहेगा, तो हो सकता है कि जैसे मान लो कि पहली राउंड में
वेव इस तरीके से आया हो, इस तरीके से, दूसरा राउंड में फिर इंटरसेक्ट करना शुरू कर दिया, थर्ड राउंड में फिर इंटरसेक्ट करना शुरू कर दिया, तो क्या ये केस प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर ये केस पॉसिबल होता है, हम लोग ये नहीं बोल सकते 2πr इक्वल टू एन लैम्डा नहीं होगा। अब 2πr इक्वल टू एन लैम्डा नहीं, अगर मान लेते अगर वेव नेचर है, वेरिएटिंग भी है, तो 2πr इक्वल टू फिर एन लैम्डा नहीं बोल सकते, तो फिर ये पार्टिकल नेचर को फेल कर देगा। यानी कि अगर ये 2πr इक्वल टू एन लैम्डा नहीं है, यानी कि mvr इक्वल टू nh/2π नहीं है, मींस ये mvr इक्वल टू nh/2π होगा, तभी ये पार्टिकल नेचर को फॉलो करेगा। मींस अगर हम लोग ये कंसीडर करें 2πr एन लैम्डा के इक्वल नहीं है, तो ये फिर कंट्राडिक्टिंग हो जाता है कि पार्टिकल शो करेगा तो वेव नहीं, वेव शो करेगा तो पार्टिकल नहीं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन होगा अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज स्टैंडिंग वेव होगा एंड नॉन रेडिएटिंग वेव होगा। और बोर्स एटॉमिक मॉडल का भी हम लोगों ने यही कंसीडर किया था, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग होता है उस दौरान स्टेशनरी ऑर्बिट में ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ना ही एनर्जी रिलीज करता है, ना तो उस ऑर्बिट में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ना ही उस ऑर्बिट में एनर्जी रिलीज करता है। क्लियर? इस तरीके से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ आवाज नहीं आ रहा, फिर से बोलो। सर ये जो अभी समझाए ना, तो वो अभी लिखवा दीजिए या फिर नोट भेज दीजिए ना प्लीज। हाँ ये लिखवा दे, तो लिख लो। हाँ सर लिखवा दीजिए। लिख लो इफ वी कंसीडर, लिख लो इफ नोट करके लिखो, इफ वी कंसीडर, क्या नोट्स में इतना लिखा नहीं होगा, ये तो समझाने के लिए तो देखो, इफ वी कंसीडर 2πr इज नॉट इक्वल टू लैम्डा, दैट मींस if we consider 2πr not equal to n lambda, if we consider 2πr not equal to n lambda, if we consider 2πr not equal to n lambda, if 2πr is not equal to n lambda, then 2πr equal to not equal to n lambda, 2πr n lambda के इक्वल नहीं है, that means bracket में flow, that means wave is non-standing and radiating energy, wave is non-stationary and energy radiating, then wave is non-stationary and energy radiating, non-stationary and energy radiating, which contradict मतलब तो अगर ये हम लोग कंसीडर करते हैं तो क्या बोलोगे, ये कंट्राडिक्ट किसको कराता था? बोर्स मॉडल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ बोर्स एंगुलर मोमेंटम। देखो व्हिच कंट्राडिक्ट क्वांटाइजेशन ऑफ बोर्स एंगुलर मोमेंटम। अगर 2πr नॉट इक्वल टू n लैम्डा कंसीडर करते हैं क्या बोलोगे, व्हिच, क्या बोलोगे, बोर्स मॉडल, व्हिच कंट्राडिक्ट द बोर्स मॉडल ऑफ एंगुलर, क्या वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, बोर्स मॉडल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, Bohr's model angular momentum quantization, which contradict, therefore it does not follow that, मतलब क्या बोल सकते हो, अगर ये contradict कर रहा है तो मतलब क्या बोलोगे, that means therefore it cannot follow particle nature, so इसमें क्या होगा, particle nature present नहीं होगा, so it does not follow particle nature। क्वेश्चन था suppose if we 2πr not equal to n lambda, that means wave is क्या बोलोगे, नॉन स्टेशनरी एंड या फिर नॉन स्टैंडिंग और एनर्जी रेडिएटिंग, नॉन स्टैंडिंग और एनर्जी रेडिएटिंग, then it contradict the Bohr's model angular momentum quantization, it contradict the Bohr's model angular momentum quantization, contradict Bohr's model एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, बोर्स मॉडल का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। सो इट डज नॉट, दैट ब्रैकेट में लिखो, सो इसका मतलब क्या बोलोगे, सो इट डज नॉट हैव पार्टिकल नेचर, सो इट डज नॉट हैव पार्टिकल नेचर, दैट मींस आवर अजम्पशन इज फॉल्स। मतलब हम लोग क्या बोलोगे, ये जो 2πr इक्वल टू n लैम्डा नॉट इक्वल टू n लैम्डा लेने का जो अजम्पशन था, ये आपका अजम्पशन क्या था, फॉल्स था। मतलब ऐसा अगर होगा तो देयर इज नो सच ऑर्बिट, मतलब ऐसा कोई ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज फॉल्स। मतलब 2πr इक्वल टू n लैम्डा हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बोर्स मॉडल का जो पार्टिकल नेचर था उसको कंट्राडिक्ट कर दे रहा है, उसको फेल कर दे रहा है। इसलिए हम लोग क्या लेंगे, ओनली 2πr इक्वल टू n लैम्डा लेके ही आपको सॉल्व करना होगा।
2 पाई आर इक्वल टू n लैम्डा लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सर वो क्यूबी क्या लिखे हैं सर 2 पाई आर के पीछे? 2 पाई आर के नीचे क्यों भी लिखे हैं? रॉन्ग हो गया तो अरे 2 पाई आर sin लैम्डा नहीं ना लेंगे। हाँ एजम्पशन अगर रॉन्ग हो गया तो 2 पाई आर इक्वल्स n लैम्डा नहीं ना लेंगे। नॉट इक्वल टू n लैम्डा नहीं लेंगे, इक्वल टू n लैम्डा लेना पड़ेगा, जो कि दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा था। mbr इक्वल टू nh बाय 2 पाई का हमने इसके लिए ना बोला ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। अगर ये कंट्राडिक्ट कर रहा है यानी कि हम लोग नहीं ले सकते, तो यानी हम लोग को कौन सा लेना पड़ेगा? n लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर। सर स्टैंडिंग वाला भी लिखाइए ना सर। सर फिर से बताइए ना इसको। यहाँ से क्या बोला ये पार्टिकल है तो हाँ बोलो। सर स्टैंडिंग वाला भी नोट्स दिखा दीजिए ना। स्टैंडिंग वाला स्टैंडिंग वाला में लिख लो इफ वी एज्यूम n लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r, इफ वी एज्यूम n लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r, दैट मींस क्या बोलोगे ब्रैकेट में n लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r, दैट मींस स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव एंड नॉन रेडिएटिंग एनर्जी वेव, नॉन एनर्जी रेडिएटिंग वेव कर दो, नॉन एनर्जी रेडिएटिंग वेव कर दो, नॉन एनर्जी रेडिएटिंग, नॉन एनर्जी रेडिएटिंग वेव, स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव और नॉन एनर्जी रेडिएटिंग वेव। इट फॉलोज, इट आल्सो फॉलोज द बोर्स मॉडल ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, it also follows the Bohr's model of angular momentum quantization, it follows the Bohr's model of angular momentum quantization, hence it is applicable for both particle as well as wave nature। मतलब इसीलिए हम लोग n लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r कंसीडर करो, ये पार्टिकल और वेव नेचर दोनों एक्सप्लेन करेगा। hence it is applicable for particle as well as wave nature। 2 पाई आर मतलब वो सर्कुलर ऑर्बिट था, वो वेव नेचर मतलब पार्टिकल नेचर था, और n इंटू लैम्डा होगा ये आपका वेव नेचर था। दोनों नेचर एक्सप्लेन कर रहा है, मींस ये क्या बोलोगे ये एजम्पशन अपना करेक्ट था, यानी कि n लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r लेके ही सॉल्व करना है। तो कई बार आपका स्कूल एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए आ जाएगा, बताइए mvr इक्वल टू nh बाय 2 पाई कैसे होता है, तो डायरेक्ट यही लिखोगे वी नो फॉर स्टैंडिंग वेव एंड नॉन रेडिएटिंग इन नॉन एनर्जी रेडिएटिंग वेव n लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r, लैम्डा की जगह पे h बाय m भी पुट कर दो, ये आपका आ जाएगा। ये 2 नंबर या 1 नंबर में क्वेश्चन आते रहता है स्कूल एग्जाम में। क्लियर? ये था आपका बोर्स मॉडल ऑफ, सॉरी ये क्या था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। और इसी के बेसिस पे एक और था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो करा के फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बताओ ये अगर आपको समझ में आ गया, अब यहाँ ध्यान से देखो, अब ये देखें, ये उन्होंने क्या बोला कि अगर मान लो हम लोगों ने क्या देखा, न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूविंग है। अब इलेक्ट्रॉन काफी हाई स्पीड से मूविंग है, इसमें क्या बोले थे पार्टिकल नेचर तो है एज वेल एज वेव नेचर है। वेव नेचर कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने पास ऑसिलेट भी कर रहा है और सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। तो अगर कोई भी पार्टिकल काफी हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो क्या किसी मोमेंट पे अगर का एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन का डिफाइन कर सकते हो क्या आप? क्या हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन का डिफाइन कर सकते हैं? अगर ये काफी हाई स्पीड से मूविंग है और ये ऑसिलेट भी कर रहा है, तो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर होगा, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन क्या हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? अगर पार्टिकल एग्जैक्ट ऑसिलेटिंग है और काफी तेजी से भाग भी रहा है, तो क्या किसी भी सर्टेन मोमेंट नहीं कर पाएंगे ना। यही था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो क्या बोला था, अगर कोई जो हैवी मतलब कोई भी जो माइक्रो पार्टिकल्स है अगर काफी हाई स्पीड से मूविंग होगा, तो सेम मोमेंट पे उसका स्पीड और पोजीशन दोनों कोई डिफाइन मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यानी क्या बोलोगे इसका, अगर थ्योरी अगर लिखो तो क्या बोलोगे, लिख लो द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम यानी कि स्पीड
m into v. The exact position and momentum of fast moving particle. The exact position and momentum of fast moving particle. The exact position of momentum and position. The exact position and momentum. Sorry. The exact position and momentum of fast moving particle. The exact position and momentum of fast moving particle cannot be calculated precisely. Cannot be calculated precisely at the same moment of time. Cannot be calculated precisely at same moment of time. Cannot be calculated precisely at same moment of time. सेम मोमेंट ऑफ टाइम पे आप दोनों को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, मतलब एक ही साथ पोजीशन और मोमेंटम दोनों कैलकुलेट मतलब एग्जैक्टली मेजर करना हमारे बस से बाहर का बात है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन का पोजीशन डिफाइन करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। अब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ही डिफाइन करना डिफिकल्ट है तो क्या हम इलेक्ट्रॉन का साइज पता कर सकते हैं? तो हमें पता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिल रहा है, तो उसका साइज या डायमीटर आप पता कर सकते हो क्या? हैं? कोई आदमी बताओ इलेक्ट्रॉन का साइज अगर उसका पोजीशन ही नहीं पता। हाँ तो फाइंड तो हुआ ही है ना साइज। कब फाइंड हो गया? वो टोटली हाइपोथेटिकल हवा हवाई बातें हैं। तो अभी तक एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है यही मतलब उसके बारे में फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, एग्जैक्ट उसका नेचर क्या, उस पर किस टाइप का फोर्स है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी दोनों क्यों रह रहा है, उसका एग्जैक्ट अभी फोर्स के बारे में हम लोग स्टडी नहीं कर पाए। तो क्या आप अगर हमें ये पता ही नहीं है कि अंदर क्या फोर्स लग रहा है, क्या कैलकुलेशन है, ये तक अगर हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए तो इंडिविजुअल उसके अंदर का फंडामेंटल पार्टिकल्स का आप डायमीटर और रेडियस निकाल सकते हो क्या? प्रैक्टिकली सोचो, जिसके बारे में आज तक हमको डिटेल में नहीं पता चल पाया तो क्या उसका हम डायमीटर और रेडियस निकाल सकते हो? नहीं सर। कर दिया था ना। क्या क्या बोलो, क्या बोल रहे थे? डिस्प्रूव किया था ना। क्या डिस्कवर नहीं समझ में आया, क्या बोले जोर से बोलो। हम ये बोल रहे हैं कि ये प्रिंसिपल हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल को तो आइंस्टाइन ने डिस्प्रूव किया था ना। कौन सा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को? नहीं नहीं, इसी के बेसिस पे पूरा वेव क्वांटम। हाँ लेकिन इसका ये लिमिटेशन है कि ये सिंगल मतलब ये वापस ये जो पूरा थ्योरी जो डिस्कवर हुआ था मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ये पूरा वापस फेल कर जाएगा। ये जो हम लोग वापस कर रहे हैं ना कि हाइजेनबर्ग मॉडल, क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल, ये सबका सब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में फिर से वैलिडेटेड है। फिर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आएगा तो उसके लिए फिर से पूरा न्यू थ्योरी आएगा जो अभी अपने सिलेबस में फिर नहीं आएगा। उसको फिर आगे फर्दर उसके लिए उसको फर्दर स्टडी करने के लिए हमें कंप्यूटर प्रोग्राम का जरूरत पड़ेगा। उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हमारे बस से बाहर चला जाएगा। उसके लिए हमें फिर कंप्यूटर प्रोग्राम के हेल्प से उसको सॉल्व करते हैं। उसका मैथमेटिकल कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैथमेटिकल फार्मूला बनाना फॉर्मुलेट किया जाता है फिर उससे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, वो तो आगे आएगा फर्दर। हाँ मतलब ये वापस ये भी 100% जो है 100% ये भी श्योर नहीं है, मतलब ये भी आगे जाके कंट्राडिक्ट हो जाएगा जब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का बात करेंगे। लेकिन 100% गलत नहीं था ये भी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये जो बोला गया कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते वो सही है। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग डिफाइन कर पाना हमारे लिए बस से बाहर का बात है। क्लियर? इसीलिए पूरा नया थ्योरी बना कि इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन पे नहीं रहेगा, एक एरिया में रहेगा जिसे हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। फिर अलग अलग ऑर्बिटल का शेप्स आएगा। चलो ठीक है, चलो तो यानी कि ये बोला कि अगर एग्जैक्ट पोजीशन हम पता नहीं कर सकते, यानी क्या बोला, अगर किसी भी पार्टिकल जो हाईली फास्ट मूविंग है अगर उसका एरर इन मोमेंट मतलब पोजीशन इज डेल्टा एक्स, लिख लो सपोज इफ डेल्टा एक्स इज द एरर इन पोजीशन, डेल्टा एक्स इज द एरर इन position of particle and delta p is the error in measurement of momentum of particle. delta x क्या है? error in measurement of position, मतलब एग्जैक्ट तो कर नहीं सकते, कुछ में एरर मान लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन यानी कि इस रेंज के आसपास में होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर दिया रहा एरर in measurement of
पार्टिकल या फिर क्या बोलोगे, मोमेंटम, मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। देन उन्होंने क्या बोला, ये दोनों एरर का जो प्रोडक्ट होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, दैट इज मिनिमम एच बाई पाई, मतलब एच बाई 4 पाई के मिनिमम इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा। मतलब ये जो एरर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, एच बाई 4 पाई। ये था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि दोनों, यानी कि हमें एग्जैक्ट तो पोजीशन पता नहीं कर सकते, लेकिन मान लो उसके पोजीशन कैलकुलेट करने में कुछ एरर आया, वो दोनों एरर का जो प्रोडक्ट होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मिनिमम अगर एरर लेना है तो वो एच बाई 4 पाई के इक्वल होगा या उससे ज्यादा ही एरर आएगा, उससे कम कभी नहीं आएगा। यानी मिनिमम एरर जो होगा वो एच बाई 4 पाई के इक्वल होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आएगा वो यही लेके हम लोग कंसीडर करते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई 4 पाई, यानी कि मिनिमम एरर कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्वेश्चन आएगा। और मोमेंटम को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा भी लिख सकते हो, क्योंकि मास तो फिक्स रहेगा। ये ग्रेटर देन क्या लिखोगे, एच बाई 4 पाई। यहाँ पे वेरिएबल मास, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिक्स कंसीडर करके, तो ये यहाँ से कई बार आपसे पूछ लेगा डेल्टा एक्स गिवन होगा, बताओ इस क्वांटिटी का डेल्टा भी क्या होगा, डेल्टा भी गिवन होगा, डेल्टा एक्स कैलकुलेट करने के लिए आएगा। तो उस समय हम मान लेते हैं कि उसका मिनिमम एरर होगा एच बाई 4 पाई। जैसे मान लो क्वेश्चन में अगर आपके पास गिवन रहेगा डेल्टा एक्स गिवन है आपके पास, अगर ये गिवन है तो अगर डेल्टा पी पूछा तो डेल्टा पी इक्वल टू सिंपली क्या लिखोगे, एच बाई 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स, और इसको सॉल्व कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे तो वो डेल्टा मोमेंटम चेंज आ जाएगा। तो हम लोग अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा हम मिनिमम एरर कंसीडर करके ही सॉल्व करते हैं कि मिनिमम एरर जो है एच बाई 4 पाई इतना ही एरर है, तब हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे कि एरर इन जो पोजीशन है दैट इज विल बी डेल्टा एच इंटू डेल्टा पी जो होगा, सॉरी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो होगा एच बाई 4 पाई के इक्वल होगा, और वो मिनिमम एरर है। ये कंसीडर करके ही हम लोग सॉल्व करते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो, अगर मान लो कोई बोला कि हम एग्जैक्ट पोजीशन का डिसाइड कर लिए, एग्जैक्ट पोजीशन मतलब हम लोग सॉल्व कर लिए, मतलब इसका एग्जैक्ट मान लीजिए, यानी कि डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0। अगर मान लो कोई बोला कि हम पोजीशन एग्जैक्ट डिसाइड कर लिए, मान लो अगर पोजीशन एग्जैक्ट डिसाइड कर लिए, अगर ये एरर 0 हो गया ऑटोमेटिकली क्या देखोगे, डेल्टा पी का एरर कितना पहुंच जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर कोई बोल रहा है कि हम एग्जैक्ट मोमेंटम कैलकुलेट कर लिए, तो मोमेंटम का एरर अगर 0 हुआ तो ऑटोमेटिकली पोजीशन में एरर कितना हो जाएगा, तो भी मतलब ह्यूज एरर आ जाएगा। इसीलिए क्या बोलता है, एग्जैक्ट एरर जो मतलब एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन जो है हम लोग पार्टिकल का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो गा रहा है सर, हाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो गा रहा है। नहीं नहीं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिखा रहा है। सर रोहित सर तो भेजे थे सर उसमें। अच्छा सीपीटी में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक ही आ रहा है क्या, हाँ सर। पता नहीं, देखे नहीं यार। फिर चलो तो बढ़िया है, तो पढ़ा लिए तो बेनिफिट में रहेंगे, आगे रहेंगे हम लोग। चलो देख लो, फार्मूला देख लेना, तो वही तो फार्मूला लैम्डा इक्वल टू एच बाई एन डी और डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, यही दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। क्लियर। तो ये टर्म्स यानी कि हमें क्या पता चल गया कि एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते जब कोई हाईली मूविंग फास्ट मूविंग पार्टिकल होगा, उसका ना तो एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हैं ना ही एग्जैक्ट मोमेंटम हम लोग पता कर सकते हैं। एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम पता कर पाना हमारे लिए डिफिकल्ट है। हाँ बोलो। स्क्रॉडिंगर इक्वेशन क्या होता है? हाँ श्रोडिंगर इक्वेशन अभी आएगा, अभी पढ़ाएंगे, अभी अगले क्लास एक क्लास बाद पढ़ाएंगे, अभी तो इसका क्लास के बाद पढ़ाएंगे श्रोडिंगर इक्वेशन। उसके बारे में ज्यादा डिटेल में अपने को पढ़ने का नहीं है। हाँ जितना बताएंगे उसको अच्छे से कर लेना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितना ही रहने दीजिए। हाँ इतना ऐसे कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं पागल। तो डाउट है सर। हाँ डाउट बताते हैं, चलो। तो ये क्लियर है। अब देखो जल्दी से। सर कितना तक क्लास चलेगा सर? किसका? 10 साढ़े 10 तक क्लास, आधा घंटा लेट शुरू। हाँ
चलो तब पढ़ना डेल्टा भी तो एक्स। पड़ेगा सर सीपीटी से। अब बताओ हम लोगों ने क्या रिलेशन निकाला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था, एच बाई 4 पाई। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ से ध्यान से देखो जल्दी से। डेल्टा एक्स हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, तो क्लास 10th में सीखोगे। किसी भी क्वेश्चन को मॉडिफाई करने के लिए किसी नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं क्या हम लोग। अब बताओ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होता है। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम को कुछ बोलते थे हम लोग, फोर्स। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम को फोर्स इनटू डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई लिख सकते हो। यानी कि अगर यहाँ पे देखो एफ इंटू डेल्टा एक्स वर्क डन विच इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी चेंज यानी डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी, यानी कि हम लोग ये इक्वेशन रिलेशन जो है एनर्जी और टाइम में भी अप्लाई कर सकते हो। यानी कि एक्स मतलब सतह मतलब हाईली मूविंग पार्टिकल का एग्जैक्ट लोकेशन मतलब टाइम और एनर्जी प्रेडिक्ट करना भी डिफिकल्ट है। मतलब टाइमली एक्यूरेटली स्टडी करोगे तो उसका एनर्जी स्टडी नहीं होगा, एनर्जी करोगे तो टाइम का एग्जैक्ट स्टडी नहीं कर पाओगे। यानी कि दिस रिलेशन इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर, यानी कि एनर्जी एंड डेल्टा टी के बीच में भी हाइजेनबर्ग मतलब अनसर्टेनिटी प्रेजेंट होता है। मतलब ना तो एग्जैक्टली एनर्जी पता कर सकते हैं ना ही एग्जैक्टली टाइम पता कर सकते हैं। यानी कि किसी भी पार्टिकल का एनर्जी टाइम भी एग्जैक्टली हमें पता नहीं चल सकता है, ना ही एग्जैक्टली उसका पोजीशन और मोमेंटम का पता चल सकता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वो डेल्टा रिलेशन। ई है। कौन सा? हाँ डेल्टा ई है, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क एंड वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। आपने पढ़ा होगा ना वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ सर। वर्क जो होता है इक्विवेलेंट टू एनर्जी के बराबर होता है। तो यहां तक का पार्ट बताओ, किसी का कोई डाउट है? बताओ कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है? हेलो, कोई डाउट है क्या? सर कोई डाउट। पक्का? तो अगर यानी कि अगर आपसे पूछा जाए दो अलग अलग मास पार्टिकल है एम ए एंड एम बी, अगर दोनों पार्टिकल पर अगर हमें ये लगाना है तो रिलेशन क्या बोलोगे? इसका डेल्टा एक्स पोजिशन ए इंटू डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी ए लिख सकते हो। ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इक्वल टू एच मिनिमम अगर एयर लेते तो एच बाई 4 पाई के इक्वल लिख सकते हो। सिमिलरली पार्टिकल बी पे अगर लगा तो क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स बी इंटू मास ऑफ बी इंटू उसका वेलोसिटी एरर, ये भी किसके इक्वल होगा, एच बाई 4 पाई के इक्वल होगा। अगर ये दोनों को अगर इक्वेट करो तो यहाँ से क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स ए इंटू डेल्टा वी ए बाई डेल्टा एक्स बी इंटू डेल्टा वी वी जो होगा, ये दोनों का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों का अगर रेशियो का बात करो ठीक है हो जाएगा एम बी बाई एम ए के बराबर आएगा। यानी कि एक्चुअली दोनों के पोजीशन और वेलोसिटी का जो एरर का प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअली उन दोनों के मास के यानी कि एम बी बाई एम ए के रेशियो यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। यानी डायरेक्टली क्या बोलोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास बोल सकते हो। सर फिर से बताइए सर, कनेक्शन करिए। अरे अगर मान लो दो पार्टिकल, हाँ दो पार्टिकल है, मास है एम ए और एम बी। अगर एम ए का एरर जो था पोजीशन में डेल्टा एक्स ए है और उसका वेलोसिटी एरर डेल्टा वी ए है। सिमिलरली एम बी का डेल्टा पोजीशन एरर डेल्टा एक्स बी है और उसका वी का डेल्टा एरर क्या है, डेल्टा वी बी है। दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या बोलोगे, दोनों का जो रेशियो है, अगर दोनों का रेशियो लोगे तो वो किसके बराबर आएगा, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे, डिवाइड करो तो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, एम बी बाई एम ए के इक्वल आ जाएगा, एम बी बाई एम ए के इक्वल आ जाएगा। यहां से आप निकाल सकते हो एम बी बाई एम ए के इक्वल। एंड वापस एक क्वेश्चन लिखो तो, इफ अ बॉल हैज मास 40 ग्राम, इफ अ बॉल हैज मास 40 ग्राम, इफ अ बॉल हैज मास 40, हाँ बोलो, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे, हेलो
हेलो, हाँ लिखो, इफ अ बॉल हैव मास 40 ग्राम एंड स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड, if a ball has mass 40 gram and speed 45 meter per second and speed 45 meter per second, और हमें बोला गया है स्पीड जो मेजर किया गया है उसका एक्यूरेसी अप टू 2% है। मतलब बोल रहा है इफ स्पीड कैन बी मेजर विथ एक्यूरेसी ऑफ 2%, इफ स्पीड एसपी मतलब उसका एरर जो आएगा वो 2% आएगा, मतलब जितना एरर जो होगा वेलोसिटी का दैट विल बी 2%। इफ speed can be measured within accuracy of 2%. If speed can be measured within accuracy of 2%, find the uncertainty in position. Find uncertainty in position. Find uncertainty in position. Position. क्या बोले? uncertainty. If the speed can be measured within accuracy of 2%. If speed can be measured within accuracy of 2%. If speed can be measured within accuracy of 2%, calculate the uncertainty in position. Calculate the uncertainty in position. Calculate uncertainty in position. सर स्पीड कितना बोले? The speed 45 मीटर 45 मीटर पर सेकंड था। 1000 h by सर 4 वॉइस pi नहीं to आ रहा। 36। हाँ, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम हुआ रे? लगातार आज वॉइस कट रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा आपका? अरे बोल ही नहीं रहे तो आवाज कहाँ से आएगा? सर गजब करता है, मतलब बिना बोले भी आवाज किसी का आता है क्या? हाँ चलो, अपने पास दिया है एम कितना था 40 ग्राम, केजी में करो तो कितना आएगा? 40/1000, यानी कि 0.04 क्या आएगा? ये केजी में आ गया। और डेल्टा भी अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो हमें पता है 45% और एरर कितना है 2%। जब इस तरीके से दिया है तो इस तरीके से निकाल लोगे तो एरर कितना आ गया? सॉल्व करके देखो, ये आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा भी 0.9 मीटर पर सेकेंड आ गया सबका। डेल्टा भी निकाल लोगे कितना आएगा? 0.9 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ मास आ गया अपने पास, डेल्टा भी आ गया 0.9 मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? हाँ बोलो। डेल्टा एक्स एक्यूरेसी 2% है ना, तो नहीं, विदिन 2%, मतलब एरर जो, मतलब उसमें जो वेलोसिटी मेजर किया उसमें 2% का एरर आ सकता है। उसने वही बोला है, मतलब इफ स्पीड कैन बी मेजर विदिन द एक्यूरेसी ऑफ 2%, मतलब 2% प्लस माइनस होगा उसमें, मतलब उस पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है 2% का है, मतलब उतना प्लस या माइनस हो सकता है, यानी कि एरर तो वही आएगा ना जो अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी 2% का है। तो बताओ, यानी कि अनसर्टेनिटी कितना का आएगा? 0.9 मीटर पर सेकेंड का आएगा। हमारे पास रिलेशन क्या था? डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी बराबर क्या था? h/4 यहाँ से आप सॉल्व कर दो, डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालोगे, एक्स का वैल्यू होगा 6.626 इंटू, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट एक लाइन का है, कॉन्सेप्ट ज्यादा लेंदी नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा मेहनत लगेगा आपका, मतलब काफी फ्रैक्शन में चला जाता है। अब इसको सॉल्व करो तो ये राउंड देखो, ये कितना है? 10 पावर कितना हो गया? -2 और 10 पावर -3 है, तो ये लगभग 10 पावर क्या हो गया? -31 के रेंज में चला गया। ये वापस देखो क्या होगा? 10 पावर -31 के रेंज में आ गया। बाकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसको आप सॉल्व कर लोगे। तो ये सॉल्व करने के बाद देखो, अगर ये 10 पावर -31 में आ रहा है तो क्या वापस ये हमारे लिए मेजरेबल होगा? क्या ये वैल्यू आप मेजर कर सकते हो? नहीं, यानी कि वापस क्या बोलोगे? ये भी जो थ्योरी है, यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी मैक्रो पार्टिकल पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैक्रो पार्टिकल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ये जो वैल्यू आ रहा है अनसर्टेनिटी 10 पावर -31, 10 पावर -30, जो कि काफी छोटा नंबर है, जिसे हम लोग एग्जैक्टली स्टडी कर पाना डिफिकल्ट है। मतलब 10 पावर 16 टाइम्स इवन न्यूक्लियस है, और हमें पता है न्यूक्लियस ही स्टडी करना डिफिकल्ट है, तो न्यूक्लियस से छोटा 10 पावर 10 टाइम, 10 पावर 20 टाइम, 10 पावर 12 टाइम्स छोटा क्वांटिटी को स्टडी में या फिर पार्टिकल को ऑब्जर्व करना हमारे लिए लेवल से बाहर का बात है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इट कैन बी मतलब एप्लीकेबल ओनली ऑन माइक्रो पार्टिकल्स, मैक्रो पार्टिकल्स एप्लीकेबल नहीं है। इसको चाहो तो लिख लो,
the uncertainty is 10 power, the uncertainty is exact value आ रहा है सोल्व करके 1.46 into एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रहा है 1.46। अच्छा नीचे 4 पाई से तो मल्टीप्लाई करना बोली क्या, तो एग्जैक्ट वैल्यू जा रहा है दैट इज 1.46 into 10 power minus 33, 1.46 into 10 power minus 33 लिख लो। It is nearly 10 power 18 times smaller than diameter of a nucleus. It is typically 10 power 18 times, ये आ रहा है 1.46 into 10 power minus 33 एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो ये देख लो 10 power minus 15 और 10 power minus 33, 10 power 18 times smaller है, लिख लो। So it is nearly 10 power 18 times smaller than, it is 10 power 18 times smaller than। सर रिपीट कीजिएगा ना। क्या है? This is 10 power 18 times smaller than diameter of nucleus. It is 10 power 18 times smaller than diameter of nucleus. क्या बोले सर? हाँ? It is 10 power 18 times 18, 10 power 18 times smaller than diameter of nucleus, मतलब atomic nucleus, diameter of atomic nucleus. So uncertainty principle is no meaningful limit. So uncertainty principle has no meaningful limit. So uncertainty principle has no meaningful limit, no meaningful limit to the precision of measurement. मतलब ये मेजरमेंट हमारे लिए प्रिसीजन पॉसिबल नहीं है, प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। हाँ बोलिए सर। डायमीटर ऑफ के बाद क्या बोले सर? डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। सो uncertainty principle has no meaningful limit. So uncertainty principle has no meaningful limit to the precision of measurement. Meaningful limit to the precision of measurement. नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है, इसमें क्या कर सकते, रिकॉर्डिंग तो रखना ही चाहिए। इसमें रिकॉर्डिंग लिखा नहीं आ रहा। सर मीनिंगफुल लिमिट ऑफ measurement, no meaningful limit of measurement. So मतलब यहाँ पे यानी कि हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे मेजर करना ही है हमारे लिए बस से बाहर का, यानी सिंपली क्या बोलोगे, सो इट इज एप्लीकेबल ऑन माइक्रो पार्टिकल्स। ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रो पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल होगा। क्या बोलोगे, ये माइक्रो पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल होगा। सो इट इज एप्लीकेबल ऑन माइक्रो पार्टिकल्स, यानी क्या बोलोगे, ये माइक्रो पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल है। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चंस देख ले। तो if kinetic energy of an electron is 4.55 into 10 power minus 25 joule, if kinetic energy of an electron is 4.55 into 10 power minus 25 joule, if kinetic energy of kinetic energy of electron is 4.55, kinetic energy दे रखा है 4.55 into 10 power minus 25, ठीक है, जूल, फाइंड वेवलेंथ। इसका वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल क्या होगा, फाइंड द वेवलेंथ। हाँ इलेक्ट्रॉन का है, और इलेक्ट्रॉन के लिए मास पता है ना 9.1 into 10 power minus 31 kg। मास क्या होता है 9.1 into 10 power minus 31 kg। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दोगे, लैम्डा बराबर क्या पढ़े थे, मास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो लैम्डा का क्या रिलेशन था, मास काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो लैम्डा का रिलेशन क्या बताया था, h/√2m/k √2m के। तो यहाँ पे पुट कर दो, h का वैल्यू सबको पता 6 होगा 44, यहाँ से सॉल्व करोगे 2 into
9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 पुट करोगे और के की जगह पे क्या करोगे 4.55 इंटू 10 पावर माइनस 25, इसको सॉल्व कर दो, ये वैल्यू आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन ही थोड़ा सा बहुत लेंदी होता है, इसका कैलकुलेशन में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था, बाबा फोन दे दीजिए। चलो हो गया। हेलो, ये बन गया सबका? एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व करके आया, कितना आया? हाँ, एक क्वेश्चन लिखो तो, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, यहां से सॉल्व कर लोगे, इसका वैल्यू है 0.72 इंटू 10 पावर, इसका जो वैल्यू है 0.72 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर, इसका वैल्यू आएगा 0.72 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर, 0.72 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर आप सॉल्व कर लोगे। हाँ, क्वेश्चन है इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, फाइंड द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। रूट h by 4 pi m, रूट ओवर h by 4 pi m। अच्छा, ये नमस्ते में तो बना चुका है पहले से, है नमस्ते का क्वेश्चन है ये, और अपना मॉड्यूल में भी है। चलो अभी बनाओ, अभी बना दिया, चलो बढ़िया। तो अगर बोला है मोमेंटम और पोजीशन का एरर सेम है, यानी डेल्टा पी और डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है, डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा एक्स सेम है, तो क्या लिखोगे, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स बराबर एच बाई 4 पाई था ना, तो क्या लिखोगे, दोनों का सेम है, यानी डेल्टा पी का स्क्वायर या डेल्टा एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, एच बाई 4 पाई, यानी कि डेल्टा पी बराबर क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ एच बाई 4 पाई। अब देखो हमारे पास क्या था, डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एम इंटू डेल्टा बी था, ये वैल्यू किसके बराबर था, एच बाई 4 पाई के। अब बताओ डेल्टा एक्स बराबर या डेल्टा पी किसके बराबर था, अंडर रूट ऑफ एच बाई 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा भी बराबर एच बाई 4 पाई लिख सकते हो, ये क्या हम लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये है अंडर रूट से, ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो यहां से क्या लिखोगे, डेल्टा भी इक्वल टू 1 बाई एम टाइम्स एच बाई, यहां से 2 बाहर ले लो, अंडर रूट ऑफ मतलब अंडर रूट ऑफ एच बाई पाई। क्या ये हम लिख सकते थे, हमारे पास दिया है डेल्टा पी और डेल्टा एक्स इक्वल है, क्वेश्चन में क्या दिया था, डेल्टा पी एंड डेल्टा एक्स इक्वल है, हमारे पास निकालना क्या था, पोजीशन इन एरर इन वेलोसिटी लगा दो, डेल्टा पी और डेल्टा एक्स को इक्वेट कर दोगे। हेलो, समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन लिखो, इफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड पोजीशन, अगर वेलोसिटी और पोजीशन का अनसर्टेनिटी सेम है तो मोमेंटम निकालो, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालना है। इफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा बी आर सेम, फाइंड डेल्टा पी। क्वेश्चन है इफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा बी आर सेम, किसी पार्टिकल का डेल्टा एक्स एंड डेल्टा बी आर सेम, फाइंड डेल्टा पी। m root over h by 2 pi, m root over h by 2 pi 4 pi, 4 पाई, हाँ ये तो ऑप्शन है, अंडर मतलब अंडर रूट में सब है। अच्छा हाँ, बी ऑप्शन है, चलो आ गया। हो गया, ये सबका आ गया। हेलो,
हेलो सबका बना? यस सर। डेल्टा भी इक्वल टू क्या लिखोगे? डेल्टा एक्स। अपने पास रिलेशन क्या था? डेल्टा किसका बोला था? डेल्टा बी और डेल्टा एक्स बराबर बोला ना? हाँ, तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा भी किसके बराबर था? एच बाई 4 पाई के। यानी कि यहां से क्या लिखोगे? डेल्टा भी का स्क्वायर बराबर एच बाई 4 पाई एम। यहां से डेल्टा भी बराबर क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ एच बाई 4 पाई एम। अब ये पुट कर दो किसमें? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर वापस क्या लिखोगे? एच बाई 4 पाई। अब इसकी जगह पे क्या लिखोगे? डेल्टा एक्स की जगह पे अंडर रूट ऑफ एच बाई 4 पाई एम है इंटू डेल्टा पी बराबर एच बाई 4 पाई। इसको सॉल्व कर लोगे? इसको सॉल्व कर लो। हाँ हेलो, इसको सॉल्व कर लो। डेल्टा बी क्या लिखोगे? डेल्टा पी बराबर एच बाई 4 पाई अंडर रूट ऑफ 4 पाई एम बाई एच पाई। एच है तो यानी कि ये एच से रूट एच यानी कि अंडर रूट में चला जाएगा और रूट एच बाई 4 पाई एच आ जाएगा और ये चला जाएगा एम। ये आ गया। चलो हाँ सर हो तो इस टाइप का क्वेश्चन, हाँ बोलो, बना लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? यस सर। मॉड्यूल है सबके पास? मॉड्यूल है सबके नो पास? सर। मॉड्यूल अगर है तो आप कौन सा है लेवल? ये नहीं है तो लेवल 6 में आप क्वेश्चन नंबर 28 तक, लेवल 6 28 तक प्लस पैराग्राफ 1 मतलब कॉम्प्रिहेंशन में पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 बना सकते हो। पैराग्राफ 1 2 3 बना सकते हो। एन अवस्था में कितना बना सकते हैं? एन अवस्था, हाँ बोलो। हाँ डाउट क्लास, अभी डाउट है किसी का? हाँ। इसका अगला क्लास और क्वेश्चन, एक क्लास और कुछ क्वेश्चंस कराएंगे इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करवा देंगे। अब एक बार इसको आप रिवाइज करके जाओ टेस्ट में और फिर कल नहीं शाम को नहीं। हाँ कर लेंगे क्लास सर रात में डाउट क्लास टेस्ट के बाद। रात में अभी डाउट है क्या? अभी कल लेते हैं सर डाउट, तब अच्छा रहता। टेस्ट भी है ना आज, बोर्ड भी है बहुत जमे। हाँ तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 92 तक बना लो। क्वेश्चन नंबर 92 एन अवस्थी का लेवल 1, 92 क्वेश्चन एन अवस्थी का लेवल 1 बना लेना। प्लस इधर जो था आपका एन अवस्थी में लेवल 2 में, एन अवस्थी का लेवल 1 में कहा बताया 92 तक, और लेवल 2 में अगर बात करें तो आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 17 छोड़ के क्वेश्चन नंबर 17 को लेफ्ट कर देना। उसके अलावा जितना भी लेवल 2 में क्वेश्चन है सब बना, नहीं लेफ्ट 17 और 20, 17 और 20 दो क्वेश्चन छोड़ देना। लेवल 2 में एक्सेप्ट 17 एंड 20 और क्वेश्चन बना सकते हो। और लेवल 3 में अगर आ जाओ तो पैसेज 1 बना सकते हो, पैसेज 2 बना सकते हो, और पैसेज 4 बना सकते हो, पैसेज 5 बना सकते हो। मतलब पैसेज 3 के अलावा सारा पैसेज बना सकते हो। हो गया, लेवल 1 2 3 लिख लिया। उसके बाद 1 और मोर देन 1 करेक्ट में अभी थोड़ा बस छोड़ दो, अभी टेम्परेरी, इसमें फिर जोड़ना पड़ेगा। इसमें भी अगर चाहो तो अच्छा, मैच द कॉलम वाले पार्ट में अगर हम बात करें, मैच द कॉलम में अगर हम बात करें तो पहला मैच द कॉलम बना सकते हो, दूसरा मैच द कॉलम बना सकते हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7th 8 तक कॉलम जो है आप बना सकते हो। कॉलम नंबर 8 तक, मतलब मैच द कॉलम जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक बना सकते हो। मैथ द कॉलम में क्वेश्चन नंबर 8 बना सकते हो। उसके अलावा अगर इधर आ जाए इंटीजर टाइप में, इंटीजर टाइप में अगर क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 5 8 1 2 3 5 8। उसके बाद आ जाएगा आपका 9 1 2 5 8 9 1 2 3 4 5 1 2 5 पूरा एंड 8 9। उसके अलावा 11 12 13 11 12 13 और 15। ये आप इंटीजर टाइप में क्वेश्चन बना सकते हो। इंटीजर टाइप में 1 2 5 एंड 8 9। उसके अलावा 11 12 13 11 12 13 और 15 बना सकते हो। ये था आपका होमवर्क, ये आप बनाने के लिए एलिजिबल हो। ये आप बनाना शुरू करो क्योंकि ऑलमोस्ट अब थोड़ा सा 3 या 4 लेक्चर यानी इस सप्ताह में शायद एटॉमिक खत्म हो जाए। इस वीक में एटॉमिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला वीक में हम लोग शुरू करेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल तो तुम लोग पढ़ा हुआ, जीत लो। जीत नोट्स है कि फेंक दिया? है सर जी, एटॉमिक में तो ये सारा ऑलमोस्ट तुम लोग को पढ़ा चुके थे 9th में। सारा डिटेल में तो तुम लोग 9th में बता ही दिए थे कि ब्रोगली हाइपोथेसिस, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके बाद तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारा तो डिस्कस हो चुका था। हाँ सर। चलो रिवाइज हो गया। हाँ इधर आ जाओ। बाकी आज के क्लास में किसी का कोई डाउट है बताओ जल्दी से। सबको समझ में आया या नहीं आया? हेलो सर, वो जो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आप डेल्टा इनटू डेल्टा टी लिखते हैं, उसमें टी मतलब टी क्या है, कौन सा टाइम? डेल्टा ई मतलब टाइम मेजरमेंट, मतलब टाइम मेजर जो करना, मतलब जिस रेंज में टाइम को हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट? बोर्ड वाला ज्यादा सही होगा, पिछले वाला बोर्ड में ज्यादा छोटा था, एक लाइन लिखते थे मिटा जाता था। ये रिलेटिवली सही है पहले से। ये सही था कि पहले सही था? सही है, सही है। तो डिजिटल पैड आ रहा है सर, उसमें तो और नहीं। हाँ उसमें तो समझ में तो आ ही रहा है फिजिक्स हम लोगों को। अरे ऐसा कुछ नहीं है, समझाने वाले पे डिपेंड करता है, चाहे कोई भी पैड रहे। वाह, चलो चलो, तो और कोई डाउट है किसी का? बोलो, इसमें पार्ट में कोई कंफ्यूजन है किसी का? बताइए जल्दी से। आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाओ, बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आप टाइम का अच्छा लेके। हाँ बोलो, हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 34 पैकेज का। पैकेज का लेवल कौन सा? 5 6 5 में क्वेश्चन नंबर 34। देखते हैं तुमको कहाँ गया पेज नंबर, कितना है? पेज नंबर कितना है मॉड्यूल में? 70। पेज नंबर है यार तुम्हारा नया वाला हो, पिछले साल वाला है, मेरा उससे पुराना है। 34 है ना, लेवल 5। हाँ, क्वेश्चन में लेट U1 बी द फ्रीक्वेंसी, ये वाला ना? हाँ हाँ सर, बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन के भावनाओं को पकड़ो। क्वेश्चन का भावना क्या बोल रहा है? लेट U1 बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब इनफाइनाइट से 1 वाला जो लाइन है उसका फ्रीक्वेंसी U1 है, ये दिया है ना। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज U2 जो है, मतलब 2 से 1 वाले का एनर्जी U2 है। वेरी गुड, मतलब फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड U3 बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ बार्मर सीरीज, यानी कि इनफाइनाइट से 2 तक के लिए फ्रीक्वेंसी U3 है। ठीक है, तो बताइए U1 U2 U3 में क्या रिलेशन होगा? तो अब ध्यान से देखो, हमें इनफाइनाइट से 1 आने में ये एनर्जी मतलब U1 लगा, यानी कि एनर्जी कितना लगा होगा? HE1, ये लिख सकते हो। और इनफाइनाइट से 2 आने में कितना लगा होगा? HU3, H इंटू म्यू होता है ना फ्रीक्वेंसी, और यहाँ में क्या लिखोगे? H इंटू U2। अब बताओ एनर्जी का रिलेशन कुछ समझ में आ रहा है तुमको? यहाँ फिगर दिख के, नंबर दिख के कुछ एनर्जी का रिलेशन दिख रहा है? किसको कुछ करेंगे तो एनर्जी इक्वल हो जाएगा?
क्या कर सकते हो? दूसरे अगर तीसरे को हमें ऐड। मान लो ये है तुम्हारे पास, ये है 2 है, और ये मान लो कि इनफाइनाइट से हमारे पास 2 आया है, 2 से 1 आया है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डायरेक्ट आया है, तो कुछ रिलेशन लौका, चमका, कुछ दिखा, कुछ दिख रहा है रिलेशन? अगर हम HU2 और HU3 को ऐड कर देते तो HU1 के बराबर लिख सकते हैं। ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी इसके बराबर होगा, ये प्लस ये बराबर ये, तो लिख लो, इक्वेट कर दो, HU2 प्लस HU3 बराबर HU1, यानी कि HH कैंसिल हो गया, U1 बराबर U2 प्लस U3 हो गया, तुम्हारा कहानी खत्म, मतलब क्वेश्चन का। ठीक है, चलो और कोई डाउट? और कोई डाउट? नहीं सर हो। हाँ सर। और किस? हाँ बोलो। और क्वेश्चन, मतलब एनावस्थी कम पड़ रहा है, मॉड्यूल एनावस्थी मॉड्यूल कम पड़ रहा है, तो बोलो और क्वेश्चन चाहिए तो है मेरे पास, क्वेश्चन का कमी नहीं है, तुम बनाते जाओ, जितना क्वेश्चन बनेगा उतना क्वेश्चन कलेक्शन है। बोलो। और कोई डाउट? बोलो। 14 नंबर इसी का बुक का ही? हाँ 2 इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम, यही ना? हाँ सर। अरे यार ये तो आसान है, मतलब एक फर्स्ट ऑर्बिट में है और से फोर्थ ऑर्बिट में, यही बोला है ना? इलेक्ट्रॉन जो है R और 4R में रिमूव कर रहा है, R और 4R में रिमूव कर रहा है, सॉरी R में और 4R और 4, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्बिट होगा, ये सेकेंड ऑर्बिट होगा, ये बोल सकते हैं, क्योंकि R बराबर था n²/z, यानी कि n का वैल्यू 1 रखोगे तो R आएगा, n का वैल्यू 2 रखोगे तो 4R आएगा। अच्छा हाँ, n का वैल्यू ठीक है। अब n का वैल्यू निकल गया तो टाइम पीरियड क्या था? n³/z², और z तो 1 ही रहेगा, यानी टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l3। n क्यू का रेशियो ले लो, z²/z। हाँ, अरे वो फ्रीक्वेंसी था, z²/n³ फ्रीक्वेंसी था। ऐसे मत बोलो रे, फिर तो कांड कर देगा तुम लोग। और बताइए, किसी का और कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट? हाँ ठीक है सर। और कोई डाउट? नहीं सर। चलो, तो ऑल द बेस्ट, टेस्ट अच्छे से देना। आज वाला पेपर रिलेटिवली एटॉमिक स्ट्रक्चर सिर्फ आ रहा है ना? ठीक है, अच्छे से देना, और कोई डाउट नहीं है? आज डिसकंटिन्यू कर दे अभी। तो आप लोग ये एनावस्थी जो है पूरा बनाओ, मॉड्यूल जो है पूरा कंप्लीट करो। सर मॉड्यूल एन लेना है आपने? मॉड्यूल नहीं, अगर मॉड्यूल नहीं है, एनावस्थी पूरा कर लोगे तो ऑलमोस्ट जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जो अच्छा क्वेश्चन जो लेवल का है, वो दोनों जगह सेम ही है। जो मतलब देखोगे आप, अगर कोई एनावस्थी और ये दोनों है, तब कंपेयर करके देखोगे, जो एनावस्थी में क्वेश्चन बना रहे हो वो मॉड्यूल में भी प्रेजेंट है, और मॉड्यूल बना रहे तो एनावस्थी में भी कॉमन मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, अगर एनावस्थी पूरा अच्छे से बना लो तो भी मॉड्यूल का पार्ट ऑलमोस्ट कवर्ड हो जाएगा, और मॉड्यूल बना लो तो एनावस्थी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो कोई एक बनाओ, अगर एनावस्थी है तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है कॉमन, क्योंकि देखो कोई भी, देखो अगर एक बुक आप कोई भी 100% कंप्लीट कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आप 60% क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है कवर कर दोगे, और उसके बाद बाकी 100% कभी नहीं होगा, कितना भी बुक बना लो, क्योंकि अलग अलग माइंड है, अलग अलग क्वेश्चन से अलग अलग वेराइटीज डिस्कवर होगा ही, तो कभी क्वेश्चन 100% कोई नहीं बना सकता, वेराइटी का कमी नहीं है। हाँ, लेकिन हमेशा पहले एक जो स्टैंडर्ड बुक आपने पकड़ा है उसे 100% कंप्लीट कर दो। ये नहीं कि आधा पार्ट इसका लेवल 1 बना लिया, उसका लेवल 1 बना लिया, तो इजी क्वेश्चन तो हर जगह से कर लिया, जो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था वो आपने प्रैक्टिस नहीं किया। जो भी आप बुक पकड़ रहे हो उसका पूरा हर एक लेवल कंप्लीट करो, जो भी एक बुक पकड़ो या। हाँ बोलो। चलो, और कोई डाउट है किसी का?
और किसी का कोई डाउट या कंफ्यूजन है? आज का पार्ट सबको क्लियर है? ठीक है सर, आज क्लास का ड्रॉप पार्ट चलो ठीक है, तब क्लास ड्रॉप करते हैं फिर।